Today's topic is Comptroller and Auditor General for Intellectual Property Rights ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968 के। और फिर प्रीलिम्स के लिए कुछ है जैसे ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस, ओरिएंटेड पाइड हॉर्नबिल, थाई सैकब्रोड वायरस, विलिंगटन आइलैंड, एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार, लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल और मावरी ग्रोव। ओके तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग। यहाँ पे फोर्थ ऑडिट दिवस के टाइम पे जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने हाईलाइट किया है क्रिटिकल रोल ऑफ कैग इन प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस। कैग के बारे में देखें, मतलब यहाँ पे जो स्पीकर हैं लोकसभा के स्पीकर, उन्होंने कैग का जो क्रिटिकल रोल है उसको हाईलाइट किया है। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने में इनका जो रोल है उसे यहाँ पे हाईलाइट किया है फोर्थ ऑडिट दिवस इवेंट के टाइम पर। ठीक, यहाँ पे कैग के बारे में देखें तो इंडिपेंडेंट जुडिशियल ऑफिस है ये, आर्टिकल 148 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया। कैग इंश्योर करते हैं अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्सन, ओवरसी करते हैं इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम सेंट्रल और स्टेट लेवल पे। फिर टेन्योर देखिए इनका, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं अंडर बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, एंड ये ऑफिस होल्ड करके रखते हैं 6 साल 6 इयर्स या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज तक की ये ऑफिस होल्ड करके रखेंगे। सैलरी एंड सर्विस कंडीशंस देखें तो पार्लियामेंट इनकी सैलरी को डिटरमाइन करेगा और चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर होता है ये। नॉन एलिजिबिलिटी फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट, तो पोस्ट रिटायरमेंट के बाद इनको कोई भी ऑफिस मतलब कोई भी ऑफिस नहीं मिलेगा, है ना। आफ्टर रिटायरमेंट प्रैक्टिस पे बैन है इनके कोई भी। फिर रेलिवेंट आर्टिकल्स देखें तो आर्टिकल 149 149 पार्लियामेंट डिफाइन करता है कैग की ड्यूटी एंड पावर्स को। 150 जिसमें कि डिटरमाइन करता है फॉर्मेट यूनियन और स्टेट के अकाउंट का ऑन कैग एडवाइस। कैग की एडवाइस पे जो यूनियन और स्टेट अकाउंट्स है ना उनके फॉर्मेट को डिटरमाइन करता है। 151 जो है कैग की रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास सबमिट होगी और वो फिर पार्लियामेंट के पास जाएगी, वो 151 के अंदर है। और 279 ये सर्टिफाई करता है नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, है ना। ये सर्टिफाई करता है नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। पावर्स एंड ड्यूटीज़ देखिए कैग की क्या है, तो यहाँ पे ऑडिट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ऑडिट करना, जो भी एक्सपेंडिचर है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया और स्टेट, इन सब से जो भी एक्सपेंडिचर है उसको ऑडिट करना, एग्जामिन करना रिसीट्स को, डेट को, रेमिटेंसेज ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी रिसीट्स है, डेट है, रेमिटेंसेज है गवर्नमेंट की, उनको एग्जामिन करना। स्क्रूटनी ऑफ रेवेन्यू, इंश्योर करना इफेक्टिव रूल्स फॉर रेवेन्यू असेसमेंट, कलेक्शन एंड एलोकेशन। रेवेन्यू के असेसमेंट, कलेक्शन और एलोकेशन के लिए जो भी रूल्स हैं वो इफेक्टिव रूल्स उनको इंश्योर करना। ऑडिट करना लोकल बॉडी की भी ऑडिट करता है। ऑडिट ट्रांजैक्शंस ऑफ लोकल अथॉरिटीज़ एंड गवर्नमेंट फंडेड बॉडीज़ अपॉन रिक्वेस्ट। जो गवर्नमेंट फंडेड बॉडीज़ हैं या लोकल अथॉरिटीज़ है उनके ट्रांजैक्शन को भी ये ऑडिट करता है ऑन रिक्वेस्ट। फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंट्स, advises the president on the format for maintaining यूनियन और स्टेट अकाउंट्स। मतलब यहाँ पे जो फॉर्मेट वाला था ना 150 की, यहाँ पे यूनियन और स्टेट अकाउंट का क्या फॉर्मेट होगा उसको डिटरमाइन करता है। तो उसके लिए प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि क्या फॉर्मेट होगा यूनियन और स्टेट अकाउंट मेंटेन करने का, क्या फॉर्मेट होगा, उसके लिए प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है। रिपोर्टिंग टू लेजिस्लेचर्स, सबमिट ऑडिट रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट। 151 के अंदर था ये कि कैग प्रेसिडेंट के पास अपना ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हैं और गवर्नर के पास में फॉर लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रूल, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है पीएसी है उसका एडवाइज़र है, उसके एडवाइज़र होते हैं ये कैग, है ना। कैग एक्ट एज गाइड एंड एडवाइज़र टू पीएसी असिस्टिंग इन स्क्रूटनाइजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, है ना। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को स्क्रूटनाइज करने में जो पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है फाइनेंशियल कमेटी है हमारी, है ना, उसके ये एडवाइज़र होते हैं। कैग के रोल्स देखें तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इनका रोल है, रेवेन्यू को स्क्रूटनाइज करने में इनका रोल है कि जो भी रेवेन्यू असेसमेंट, कलेक्शन, एलोकेशन में क्या इफेक्टिव रूल्स होंगे उनको इंश्योर करेगा। लोकल बॉडीज़ की ऑडिटिंग करेगा, लोकल बॉडीज़ गवर्नमेंट फंडेड बॉडीज़ हो गई उनकी। फिर अकाउंट्स के फॉर्मुलेशन का क्या फॉर्मेट होगा उसके लिए प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे। लेजिस्लेचर में रिपोर्ट देंगे थ्रू प्रेसिडेंट और गवर्नर, एंड पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के एडवाइज़र के जैसे काम करेंगे। चैलेंज एंड इश्यूज़ क्या हैं इसमें, तो लिमिटेड पावर, कैन नॉट इन्फोर्स कंप्लाइंस फॉर
टाइमली इन्फॉर्मेशन के लिए कंप्लाइंस को इन्फोर्स नहीं कर सकते ये, है ना। एम्बिग्यूटी इन स्कोप, लैक ऑफ क्लियरिटी ऑन ऑडिटिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, मतलब जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो गई, पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स जो हो गई, उनकी ऑडिटिंग पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर, कैन नॉट ऑडिट सच एक्सपेंडिचर्स, रिलाइज ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे जो सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर्स है ना, उनको भी ये ऑडिट नहीं कर सकते हैं। फिर डिले इन रिपोर्टिंग, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन कैग रिपोर्ट ओवर रिसेंट ईयर्स, मतलब कैग रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा डिले दिख रहा है इस टाइम पे, रिडक्शंस दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अपॉइंटमेंट प्रोसेस, रेजिंग ट्रांसपेरेंसी कंसर्न्स, मतलब यहाँ पे कहने कि जो अपॉइंटमेंट हो रहा है कैग का, उसमें एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी कंसर्न्स आ रहे हैं। सिंगल मेंबर स्ट्रक्चर, डिबेट ऑन कन्वर्टिंग द कैग इनटू अ मल्टी मेंबर बॉडी फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे कैग में चैलेंजेस क्या है? पहली चीज़ तो लिमिटेड पावर, ये टाइमली इन्फॉर्मेशन के लिए कंप्लाइंस इंश्योर नहीं कर सकते, इन्फोर्स नहीं कर सकते। फिर स्कोप में एम्बिग्यूटी है, कह रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इनकी ऑडिटिंग कर सकते हैं कि नहीं, उसकी क्लैरिटी अच्छे से नहीं है। सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर को ये ऑडिट नहीं कर सकते। रिपोर्टिंग में बहुत डिले हो रहा है, बहुत रिडक्शन दिख रहा है रिपोर्टिंग में, है ना। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पे, इनके अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस दिख रहा है, जिससे कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी इशू है। फिर ये जो कैग है ना, सिंगल मेंबर बॉडी है, तो इसको कह रहे हैं कि मल्टी मेंबर बॉडी बनाओ, जिससे कि अच्छे से डिसीजन मेकिंग हो। रिकमेंडेशंस क्या है रिफॉर्म के लिए? तो एक्सपैंड करो ऑडिट स्कोप को, जैसे इन्होंने कहा कि पीपीपी को इंक्लूड करो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, पीआरआईज को, और गवर्नमेंट फंडेड सोसाइटीज़ जो है, इनको भी कैग के स्कोप के अंदर लेके आओ, कैग के ऑडिट स्कोप के अंदर लेके आओ। फिर स्ट्रेंथन अपॉइंटमेंट प्रोसेस, जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है ना, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। कोलिजियम स्टाइल मैकेनिज्म को क्रिएट करने की ज़रूरत है कुछ कैग के सिलेक्शन के लिए। फिर इन्हांस करो पावर, अमेंड करो, जो कैग एक्ट 1971 है उसको अमेंड करने की ज़रूरत है, टू इंक्लूड पनिटिव मेजर्स फॉर नॉन कंप्लाइंस। मतलब ये क्या करें कि कंप्लाइंस को इन्फोर्स नहीं करा सकते, है ना। टाइमली इन्फॉर्मेशन के लिए, मतलब कैन नॉट इन्फोर्स कंप्लाइंस फॉर टाइमली इन्फॉर्मेशन, कि टाइमली आप इन्फॉर्मेशन दो, उसके लिए जो कंप्लाइंस है ना, उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। तो वही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे कि इनकी पावर्स को इन्हांस करो, मतलब पनिटिव एक्शंस इंक्लूड करो, कि अगर कोई नॉन कंप्लाइंस करता है तो पनिटिव एक्शंस उसके ऊपर लगाए जाएंगे। टाइमली एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, मैंडेट एक्सेस टू रिकॉर्ड्स विद इन 7 days, पेनलाइज अनड्यू डिलेज, मतलब ऐसा करो कि जो भी एक्सेस टू रिकॉर्ड्स विद इन 7 दिन के अंदर रिकॉर्ड्स आ जाने चाहिए, वरना फिर पेनलाइज किया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी एंड इंडिपेंडेंस, अडॉप्ट इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इंश्योर इंडिपेंडेंस इन सिलेक्शन एंड फंक्शनिंग। सिलेक्शन और फंक्शनिंग में जो इंडिपेंडेंस है उसको इंश्योर करने के लिए जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना, उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग, इक्विप कैग टू ऑडिट इमर्जिंग एरियाज, जैसे कि SDGs, गुड्स एंड सर्विस, GST। इन जो इमर्जिंग एरियाज है ना, इसको भी कैग जो है वो ऑडिट कर सके, इसके लिए कैग को इक्विप्ड करो। रिकमेंडेशंस क्या दी इन्होंने कि जो कैग का ऑडिट स्कोप है उसको बढ़ाओ, पीपीपी, गवर्नमेंट फंडेड सोसाइटीज़, पीआरआईज, इनको इनके अंदर लेके आओ। फिर इनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, एक कोलिजियम स्टाइल का मैकेनिज्म को क्रिएट करके इनके जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है ना, उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। पावर को इन्हांस कर सकते हैं, जैसे कि पनिटिव मेजर्स ला सकते हैं अगर नॉन कंप्लाइंस होता है, तो उसके लिए कैग जो एक्ट 1971 है उसको अमेंड करके। फिर टाइमली एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड इंडिपेंडेंस इंश्योर कर सकते हैं हम, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। कैग को इक्विप कर सकते हैं कि वो जो इमर्जिंग एरियाज जैसे SDG और GST जैसे इमर्जिंग एरियाज है ना, उसको भी ऑडिट कर सके, उसके लिए इनको इक्विप कर सकते हैं। कैग इज़ इनडिस्पेंसिबल फॉर इंश्योरिंग फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, है ना। कैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए। इन स्ट्रेंथनिंग इट्स पावर्स एंड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क विल इन्हांस इट्स इफेक्टिवनेस, फॉस्टरिंग पब्लिक ट्रस्ट इन फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। जो फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों का ट्रस्ट इनकरेज होगा, इफेक्टिवनेस इन्हांस होगी अगर इनके पावर्स वगैरह को स्ट्रेंथन किया जाए। तो कैग के लिए क्वेश्चन आया था, क्या था? कैग हैज़ अ वाइटल रोल, very vital role to play. Explain how this is reflected in the method and terms of his appointment as well as the range of powers he can exercise. मतलब ये लाइन जो है कि इनका वाइटल रोल है, ये वाइटल रोल प्ले करते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। उनके मेथड एंड टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट, कैसे उनका मेथड है अपॉइंटमेंट का, ना प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं उनको, मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं,
टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट और रेंज ऑफ पावर्स जो उनको दी गई हैं। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर। आईपीआर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने हाईलाइट किया इंडियाज एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन इट्स 2024 वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर रिपोर्ट शोकेसिंग इंडिया एज अ राइजिंग लीडर इन पेटेंट ट्रेडमार्क्स एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। मैंने पढ़ा था इसमें क्या था कि पेटेंट्स ट्रेडमार्क्स एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, पीआईबी का टॉपिक है ये। पेटेंट्स ट्रेडमार्क्स एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में इंडिया का जो परफॉर्मेंस है ना वो अच्छा हो रहा है, इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऐसा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट ने बोला, जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो का रिपोर्ट है ना। इंडिया सिक्योर्स पोजीशन इन टॉप 10 कंट्रीज इन पेटेंट्स ट्रेडमार्क्स एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस। देखते हैं व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आईपीआर क्या होते हैं? आईपीआर प्रोटेक्ट करते हैं क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड इंक्लूडिंग इनोवेशन, लिटरेरी वर्क, डिज़ाइन, सिंबल्स। जो आईपीआर है ना, ये कोई भी जो ह्यूमन माइंड का क्रिएशन है, जो भी हमारा माइंड बनाता है, कुछ भी बनाता है, चाहे वो लिटरेरी वर्क हो, चाहे वो कोई डिज़ाइन हो, चाहे वो सिंबल हो, चाहे कोई इनोवेशन हो, उसको प्रोटेक्ट करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इनोवेशन को प्रमोट किया जाए बाय ग्रांटिंग क्रिएटर एक्सक्लूसिव राइट। जिसने क्रिएट किया है उसको, है ना, जिस भी पर्सन ने उसको क्रिएट किया है उसको राइट, एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करके इनोवेशन को प्रमोट कर सकते हैं। एनकरेज फेयर कॉम्पिटिशन वाइल बैलेंसिंग पब्लिक इंटरेस्ट को बैलेंस करके हम फेयर कंपटीशन एनकरेज करेंगे। प्रोटेक्ट करेंगे ट्रेडिशनल नॉलेज एंड कल्चरल हेरिटेज। ये है आईपीआर का ऑब्जेक्टिव। टाइप्स ऑफ आईपीआर देखें तो ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के कि ओके, टाइप्स ऑफ किसके लिए, मतलब किसके लिए क्या होता है वो चीज़। पेटेंट हो गया, कॉपीराइट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस एंड ट्रेड सीक्रेट्स। तो देखते हैं यहाँ पे पेटेंट, प्रोटेक्शन फॉर इन्वेंशंस मीटिंग नॉवेलिटी, नॉन ऑब्वियसनेस एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, है ना। तो ये पेटेंट्स किसके लिए मिलता है? इन्वेंशंस के लिए जो कि नोवेलिटी, नॉन ऑब्वियसनेस और इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी को मीट कर रहा है उसको। कॉपीराइट राइट्स ओवर आर्टिस्टिक, लिटरेरी एंड क्रिएटिव वर्क्स, जैसे बुक हो गया, म्यूजिक हो गया, सॉफ्टवेयर, ऐसा कुछ बना रहे हैं तो उस पर कॉपीराइट मिलेगा। सॉफ्टवेयर, कोई भी क्रिएटिव वर्क बना रहे हैं, कोई भी लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क है तो उसमें क्या मिलेगा? कॉपीराइट होगा। ठीक है, जैसे बुक, म्यूजिक या फिर कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है तो। ट्रेडमार्क देखिए, डिस्टिंक्टिव साइंस और सिंबल्स आइडेंटिफाइंग गुड्स और सर्विसेज। तो ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं? डिस्टिंक्टिव साइंस या सिंबल्स होते हैं जो कि गुड्स और सर्विसेज को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर है, डिफरेंट वैराइटीज़ है उसकी, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेडमार्क्स होंगे। फिर इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस हो गया। इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस तो एस्थेटिक एंड फंक्शनल डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट का एस्थेटिक और फंक्शनल डिज़ाइन। फिर जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स लिंक्ड टू स्पेसिफिक रीजन, जैसे दार्जिलिंग टी, है ना, तो किसी स्पेसिफिक रीजन से लिंक्ड है कोई प्रोडक्ट तो उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिलेगा। ट्रेड सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूज़। तो ट्रेड सीक्रेट्स, कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूज़, मतलब अनऑथराइज्ड यूज़ ना हो पाए उसके लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन देते हैं कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन को। ठीक, तो ये हो गया पेटेंट, मतलब कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी को मीट कर रहा हो, इन्वेंशन या फिर नोवेलिटी या फिर नॉन ऑब्वियसनेस को। ठीक, कॉपीराइट कोई भी लिटरेरी वर्क हो सकता है, कोई भी आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है या कोई क्रिएटिव वर्क हो सकता है। ट्रेडमार्क क्या हो गया? कोई भी साइन या सिंबल होगा जो कि गुड्स और सर्विसेज को आइडेंटिफाई करेगा। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आर्टिस्टिक और फंक्शनल डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस हो गए जो स्पेसिफिक रीजन से लिंक्ड है वो। ट्रेड सीक्रेट्स हो गए कॉन्फिडेंशियल जो बिजनेस इंफॉर्मेशन है वो। इंटरनेशनल कन्वेंशंस देखें जो कि आईपीआर से रिलेटेड है, तो पेरिस कन्वेंशन, बर्ने कन्वेंशन, पेटेंट कन्वेंशन ट्रीटी एंड बुडापेस्ट ट्रीटी और मैराकेश ट्रीटी। तो ओके, यहाँ पे देखिए पेरिस कन्वेंशन 1883 का है जो कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को। फिर बर्ने कन्वेंशन जो कि गवर्न करता है इंटरनेशनल कॉपीराइट प्रोटेक्शन को। बर्ने 1886 का जो कि गवर्न करता है इंटरनेशनल कॉपीराइट प्रोटेक्शन को। फिर पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी 1970 की है जो सिंप्लीफाई करती है ग्लोबल पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करती है ट्रीटी।
पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी 1970 की। फिर बुडापेस्ट ट्रीटी है जो इंश्योर करती है रिकॉग्निशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपॉजिट्स इन पेटेंट प्रोसीजर्स। पेटेंट प्रोसीजर्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपॉजिट्स का रिकॉग्निशन इंश्योर करती है ये। फिर मैराकेश ट्रीटी जो फैसिलिटेट करती है एक्सेस टू पब्लिश्ड वर्क फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है ना उनके लिए पब्लिश्ड वर्क्स की एक्सेस को फैसिलिटेट करता है ये मैराकेश ट्रीटी। ठीक, तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं आईपीआर से रिलेटेड। लॉज गवर्निंग आईपीआर इन इंडिया। इंडिया में कौन से लॉज गवर्न करते हैं आईपीआर को? तो पेटेंट एक्ट है 1970 का जो कि पेटेंट फाइलिंग एंड प्रोटेक्शन को गवर्न करता है। डिजाइंस एक्ट 2000 का जो प्रोटेक्ट करता है इंडस्ट्रियल डिजाइन्स को। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 का है जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन को रेगुलेट करता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 का है जो जीआई स्पेसिफिक टू रीजन्स उसको प्रोटेक्ट करता है। कॉपीराइट्स एक्ट 1957 का है जो इंश्योर करता है प्रोटेक्शन टू क्रिएटिव वर्क्स। कॉपीराइट एक्ट क्रिएटिव वर्क्स के प्रोटेक्शन को इंश्योर करता है। एंड CIPAM सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट वो है जो कि इम्प्लीमेंट करता है नेशनल आईपीआर पॉलिसी। नेशनल आईपीआर पॉलिसी आई थिंक 2002 की है। हाँ, आई थिंक 2002 या 4 की है, आई एम नॉट श्योर। जो ये नेशनल आईपीआर पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करता है सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। ओके, नेशनल आईपीआर पॉलिसी देखते हैं कब की है ये। नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016 की है, सॉरी। नेशनल आईपीआर पॉलिसी जो है वो 2016 की है, 2016 की है नेशनल आईपीआर पॉलिसी, है ना। तो इसको इम्प्लीमेंट करता है ये सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। ठीक, तो यहाँ पे कुछ कन्वेंशंस, इंटरनेशनल कन्वेंशन जिसमें कि पेरिस कन्वेंशन आता है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है। बेल्नी कन्वेंशन जो इंटरनेशनल कॉपीराइट प्रोटेक्शन को गवर्न करता है। पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी 1970 का जो कि पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है। बुडापेस्ट ट्रीटी जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपॉजिट्स के रिकॉग्निशन को इंश्योर करता है पेटेंट प्रोसीजर में। फिर मैराकेश ट्रीटी जो कि फैसिलिटेट करता है कि यहाँ पे जो पब्लिश्ड वर्क है वो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस के लिए एक्सेस होंगे। जो इंडिया में लॉज है वो देखें तो पेटेंट एक्ट 1970 का, डिज़ाइंस एक्ट 2000 का, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 का, जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 का, कॉपीराइट एक्ट 1957 का और CIPAM जो कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता है आईपीआर पॉलिसी को। ठीक, इंडियाज़ परफॉर्मेंस इन विपो 2024 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट, इसमें पेटेंट ग्रोथ देखें तो इंडिया रैंक्ड 6th ग्लोबली विथ 64,000 फाइलिंग्स। तो यहाँ पे 6th है ग्लोबली। इंडिया की रैंक क्या है? 6th है ग्लोबली विपो में। 55% ऑफ फाइलिंग बाय रेसिडेंट्स रिफ्लेक्टिंग अ शिफ्ट टूवर्ड्स लोकल इनोवेशन। तो यहाँ पे जो 55% फाइलिंग है वो कहाँ से आई है? वो रेसिडेंट से आई है। मतलब जो इंडियंस हैं, जो इंडियन रेसिडेंट्स हैं ना, उन्होंने फाइल किया है, मतलब शिफ्ट दिखा रहा है लोकल इनोवेशन की तरफ। ट्रेडमार्क फाइलिंग देखें तो पेटेंट ग्रोथ है ये। ट्रेडमार्क फाइलिंग देखें तो ट्रेडमार्क फाइलिंग में 4th है ग्लोबली है। 90% फाइलिंग रेसिडेंट से आई है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में देखें तो 36% ग्रोथ इन एप्लीकेशन सिंथेसाइजिंग प्रोडक्ट इनोवेशन। ट्रेडमार्क डोमेस्टिक ब्रांड अवेयरनेस। ओके, फिर यहाँ पे पेटेंट टू जीडीपी ग्रोथ, पेटेंट टू जीडीपी ग्रोथ इम्प्रूव हुई है। 144 थी 2013 में जो कि 381 हो गई है 2023 में, रिफ्लेक्टिंग एन इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमी। तो यहाँ पे पेटेंट ग्रोथ भी हुआ है जो कि लोकल इनोवेशन की तरफ शिफ्ट दिखा रहा है। पेटेंट किस में मिलते हैं? पेटेंट जो होते हैं ना वो इन्वेंशंस, है ना। पेटेंट जो है इन्वेंशंस के लिए प्रोटेक्शन है। यहाँ पेटेंट में भी ग्रोथ है, ट्रेडमार्क फाइलिंग में भी ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस में भी ग्रोथ है और पेटेंट टू जीडीपी रेशियो में भी ग्रोथ है। एडवांटेज देखें आईपीआर का तो प्रमोट करता है इनोवेशन। आईपीआर इंसेंटिवाइज क्रिएटर्स एंड इन्वेंटर्स बाय ऑफरिंग एक्सक्लूसिव राइट्स, मोटिवेटिंग देम टू इन्वेस्ट इन डेवलपिंग न्यू आइडियाज़, प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज। मतलब यहाँ पे जो इन्वेंटर्स है, क्रिएटर्स है ना, उनको एक्सक्लूसिव राइट्स देता है ना। कोई भी उन्होंने इनोवेशन किया उसको उस पर इंक्लूसिव राइट उनको मिलेगा जिससे वो एनकरेज होंगे, वो मोटिवेट होंगे इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक, इकोनॉमिक ग्रोथ, लाइसेंसिंग एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ आईपीआर असेट्स जनरेट रेवेन्यू कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल एंड ग्लोबल इकोनॉमी। तो यहाँ पे लाइसेंसिंग एंड कमर्शलाइजेशन आईपीआर का होता है जिससे कि रेवेन्यू जनरेट होता है। एनकरेज फेयर competition, protect intellectual creations, ensuring business
बिजनेसेस मेंटेन यूनिक आइडेंटिटीज एंड बिल्ड ट्रस्ट इन द मार्केट प्लेस। तो यहाँ इंटेलेक्चुअल क्रिएशंस को प्रोटेक्ट करता है, मतलब बिजनेसेस जो है ना वो यूनिक आइडेंटिटी मेंटेन कर पाते हैं और ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं मार्केट प्लेस पे। सपोर्ट रिसर्च अलाउज रिसर्चर्स एक्सेस टू पेटेंटेड इन्फॉर्मेशन फॉस्टरिंग फर्दर डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस। तो रिसर्चर्स क्या करते हैं, रिसर्चर्स पेटेंटेड इन्फॉर्मेशन का एक्सेस उनको मिलता है जिससे कि डेवलपमेंट और इनोवेशन फिर से एनकरेज होता है ना। कल्चरल प्रिजर्वेशन सेफगार्ड्स ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस इंश्योरिंग दे आर क्रेडिटेड एंड इकोनॉमिकली बेनिफिट इंडिजिनस कम्युनिटी। जो कल्चर मतलब हेरिटेज जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ना उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको सेफगार्ड करते हैं जिससे कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ना वो मतलब प्रिजर्व हो और उससे इंडिजिनस कम्युनिटी जो है वो बेनिफिट हो। ठीक, तो ये है आईपीआर का एडवांटेज। इनोवेशन प्रमोट होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, फेयर कंपटीशन एनकरेज होता है, रिसर्च को सपोर्ट मिलता है और कल्चरल प्रिजर्वेशन होता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखो आईपीआर पॉलिसी 2016 की, नेशनल आईपीआर पॉलिसी जो 2016 की है, कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क टू स्ट्रीमलाइन आईपीआर लॉज एंड प्रोसीजर्स मेकिंग देम एक्सेसिबल एंड एफिशिएंट। फिर Kapila program focuses on creating awareness among students and faculty about IP filing processes and their benefits। IP जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग प्रोसेसेस और देयर बेनिफिट्स उसके अबाउट जो स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी हैं उनको अवेयरनेस देना, उस पर फोकस है कपिला प्रोग्राम का। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कपिला प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच, कपिला प्रोग्राम इज रिलेटेड टू IPR या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग प्रोसेस और देयर बेनिफिट्स के अबाउट अवेयरनेस जनरेट करने के लिए। स्टार्टअप इंडिया एनकरेज स्टार्टअप्स टू इनोवेट बाय प्रोवाइडिंग IP सपोर्ट एंड रिड्यूसिंग एसोसिएटेड कॉस्ट फॉर फाइलिंग पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। अटल इनोवेशन मिशन aim promote problem solving skills and entrepreneurship through initiatives like tinkering labs and incubator centers। यहाँ पे जो ये एम है अटल इनोवेशन मिशन है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को प्रमोट करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या फिर इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है। या फिर डिजिटल मॉडर्नाइजेशन enhance IP processes by digitizing filings, reducing processing times and improving transparency। फिर यहाँ पे सिप्रिहा सप्रिया SPRIHA सप्रिहा प्रोग्राम स्ट्रेंथन करता है एकेडमियाज रोल इन IP अवेयरनेस एंड रिसर्च बाय इंटीग्रेटिंग IPR एजुकेशन इनटू हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस। तो सप्रिहा जो है SPRIHA प्रोग्राम, सप्रिहा प्रोग्राम जो है ये भी ये हायर एजुकेशन, हायर जो लर्निंग इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे IPR एजुकेशन को इंटीग्रेट करके रिसर्च और अवेयरनेस, IP अवेयरनेस और रिसर्च को स्ट्रेंथन करना कि मतलब हाँ वहाँ पे IPR का रोल स्ट्रेंथन हो, स्ट्रेंथन एकेडमियाज रोल इन IP अवेयरनेस एंड रिसर्च। मतलब एकेडमी का रोल जो एकेडमिया है इंस्टीट्यूशन से उनका रोल स्ट्रेंथन हो IP अवेयरनेस और रिसर्च में, वहाँ पे IPR एजुकेशन को इंटीग्रेट करके। ठीक, तो ये कुछ प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट के हैं। नेशनल IPR पॉलिसी जो 2016 की है, कपिला प्रोग्राम जो अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, फिर स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, डिजिटल मॉडर्नाइजेशन एंड सप्रिहा प्रोग्राम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में IPR एजुकेशन को इंटीग्रेट करना। इशूज़ एंड डिसएडवांटेजेस देखिए क्या है, तो कॉस्ट बैरियर, हाई रजिस्ट्रेशन एंड एनफोर्समेंट कॉस्ट डिटर स्मॉल बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स फ्रॉम सीकिंग IP प्रोटेक्शन। मतलब क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इन रजिस्ट्रेशन कॉस्ट और इन्फोर्समेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए स्मॉल बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स नहीं IPR का मतलब नहीं यूज़ कर पाते हैं इसको। फिर एवरग्रीनिंग, कंपनीज मिसयूज पेटेंट्स टू एक्सटेंड मोनोपोली राइट्स स्पेशली इन फार्मास्यूटिकल्स अफेक्टिंग एक्सेसिबिलिटी टू अफोर्डेबल ड्रग्स। तो यहाँ पे मिसयूज होता है इसका। पायरेसी, डिस्पाइट लीगल प्रोटेक्शंस अनऑथराइज्ड यूज और कॉपीइंग ऑफ IP कंटिन्यूज हार्मिंग द ओरिजिनल क्रिएटर्स फाइनेंशियल इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन तो है लेकिन फिर भी अनऑथराइज्ड यूज़ जो है या कॉपी कर लेते हैं IP को वो मतलब अभी भी चल रहा है कि यहाँ पे जो IP है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ना उनको कॉपी कर लिया जाता है, जिससे कि ओरिजिनल क्रिएटर का जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है ना वो हार्म होता है, पायरेसी हो जाती है। ग्लोबल इन इक्विटीज़, डिफरेंसेज इन IPR लॉज अक्रॉस कंट्रीज क्रिएट चैलेंज फॉर इनोवेटर्स टू सिक्योर कंसिस्टेंट प्रोटेक्शन वर्ल्ड वाइड। मतलब
क्योंकि सब कंट्रीज़ में जो आईपीआर लॉज है ना वो डिफरेंट है। तो इस वजह से जो इनोवेटर है ना उसको चैलेंज वो चैलेंज फील करता है, उस वो मतलब डिफ़िकल्टी फेस करता है टू सिक्योर कंसिस्टेंट प्रोटेक्शन। फिर लिमिटेड अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट आईपीआर स्पेशली इन रूरल एरियाज एंड एमएसएमई रिजल्ट इन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ आईपी प्रोटेक्शन बेनिफिट्स। तो यहाँ पे क्या है कि लैक ऑफ अवेयरनेस लोगों के पास इतनी नहीं है आईपीआर को लेके, स्पेशली जो एमएसएमई और रूरल एरियाज है वहाँ पर, जैसे कि अंडर यूटिलाइजेशन है। तो ये कुछ चैलेंजेस है। तो कॉस्ट बैरियर, दूसरा एवरग्रीनिंग मतलब मिसयूज होता है पेटेंट्स का मोनोपोली राइट्स को एक्सटेंड करने के लिए, पायरेसी, अनऑथराइज्ड यूज या कॉपिंग वगैरह कर देते हैं। फिर ग्लोबल इनिक्विटी है ना। जो आईपीआर लॉज है ना वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग है, जिसकी वजह से इनोवेटर्स के लिए चैलेंज हो जाता है कि वो कंसिस्टेंट प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क उनको नहीं मिल पाता, कंसिस्टेंट प्रोटेक्शन वर्ल्ड वाइड उन्हें नहीं मिल पाता। और लिमिटेड अवेयरनेस भी अभी लिमिटेड है। रूरल एरियाज और एमएसएमई तक के आईपी प्रोटेक्शन बेनिफिट्स जो हैं वो नहीं पहुँचे हैं। ठीक, यहाँ देखें इंडियाज परफॉर्मेंस इन वीपोज 2024 रिपोर्ट सीमेंट्स इट्स पोजीशन as a global innovation hub, reflecting a mature IP ecosystem and effective government support. Continued reforms, education, and enforcement are essential to sustain this momentum and leverage IPR for economic growth. थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है ना, लेकिन अभी भी एजुकेशन रिफॉर्म और इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है इस मोमेंटम को सस्टेन रखने के लिए। ओके, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर 2024 रिपोर्ट आया था, जिसमें इसने बोला कि पेटेंट, ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में, पेटेंट, ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इन तीन में, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में इंडिया राइज कर रहा है बहुत सारे। पेटेंट, ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, कॉपीराइट नहीं है। पेटेंट, ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इन तीन में। ओके, 2017 का क्वेश्चन क्या है? नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी 2016 में आई और 2017 में क्वेश्चन आया। इट रिट्रीट्स इंडियाज कमिटमेंट टू द दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज द नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो डीपीआई नहीं, ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, यही इसकी नोडल एजेंसी है। सही है, और ये भी सही है इसका। 19 में भी क्वेश्चन था इंडियन पेटेंट एक्ट, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट एक्ट, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया। Indian Patent Act, biological process to create a seed can be patented in India. In India, there is no intellectual property appellate board. Plant varieties are not eligible to be patented in India. तो उनके हिसाब से सी सही है, ओनली 3, कि प्लांट वैराइटीज एलिजिबल नहीं है पेटेंट के लिए। ओके, ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स तो 1968 के। केरला है सस्पेंडेड 2 IAS ऑफिसर्स, एन प्रशांत एंड के गोपाल कृष्णन फॉर अलेक्ड वायलेशन ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968। मतलब अच्छा, ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स को उन्होंने वायलेट किया। क्या है ये रूल्स? 1968 के एथिकल स्टैंडर्ड्स, ऑफिसर्स मस्ट मेंटेन हाई ऑफिसर्स मस्ट मेंटेन हाई एथिक्स, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ हाई एथिक्स होना चाहिए, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, मस्ट अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन ऑल एक्शंस। मीडिया एंगेजमेंट, ऑफिसर्स कैन कम्युनिकेट इन पब्लिक मीडिया ओनली इन बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज। क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इज प्रोहिबिटेड। मतलब जो ऑफिसर्स हैं वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे मीडिया के सामने, वो सिर्फ बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी करेंगे बस। कोर्ट और प्रेस अपील, मतलब यहाँ पे देखो, इससे ये है कि गवर्नमेंट पॉलिसी को ऑफिसर्स क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं। अगर उनको नहीं भी अच्छी लग रही है फिर भी ऑफिसर्स कैन नॉट क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज इन फ्रंट ऑफ मीडिया एज पर ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968।
court or press appeal, cannot approach court or press to vindicate actions under criticism without prior government approval. मतलब कोर्ट में या प्रेस में वो नहीं जा सकते हैं गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना. Omnibus clause, officers shall not act in a manner deemed unbecoming of a member of the service. Shall not be act in a manner deemed unbecoming of a member of the service. ये समझ नहीं आया मुझे भी. Amendments over time. The rules have been updated but lack explicit provisions for social media conduct. ऑल इंडिया सर्विस रूल्स है 1968 के. ये ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी अलायंस प्रीलिम्स के लिए कुछ क्वेश्चन है. ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी अलायंस COP29 अजरबैजान बाकू में चल रही है. अजरबैजान के बाकू में चल रही है. यूएई ने अनाउंस किया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी अलायंस, मेजर स्टेप टू एनहांस ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी एंड रिड्यूस एमिशन. तो ये जो ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी अलायंस है ना, इसको अनाउंस किसने किया? यूएई ने अनाउंस किया. ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी अलायंस ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? डबल करना एनुअल ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी रेट बाय 2030, इंट्रोड्यूस करना कार्बन एमिशन. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि 2030 तक की जो एनर्जी इफिशिएंसी रेट है ना, उसको डबल करना है. एनुअल ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी रेट उसको डबल करना है और कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना है. विजन क्या है? अलाइन विद द यूएई कंसेंसस फॉर फ्रॉम COP28 टू मिनिमाइज नेचुरल रिसोर्स कंजम्पशन. जो नेचुरल रिसोर्स कंजम्पशन है उसको मिनिमाइज करने का जो यहाँ इनका यूएई का कंसेंसस है उसके साथ अलाइन करेगा. लीडरशिप देखें तो यूएई लीड्स बाय शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, प्रमोटिंग नॉलेज ट्रांसफ़र एंड फॉस्टरिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. तो बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेगा, नॉलेज ट्रांसफ़र को प्रमोट करेगा एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एनकरेज करेगा. यूएई इसको लीड करेगा ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी अलायंस. की एक्शंस देखें तो एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी इफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स, एनर्जी इफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना. डेवलप करना टेक्नोलॉजीज एंड पॉलिसीज टू मीट सस्टेनेबिलिटी गोल्स एंड प्रमोट करना स्टैंडर्डाइजेशन अक्रॉस मेंबर कंट्रीज़ में स्टैंडर्डाइजेशन को प्रमोट करना. ये इसके की एक्शंस होंगे. फोकस ऑन अफ्रीका, हाईलाइट्स फाइनेंसिंग एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस फॉर अफ्रीकन नेशन टू बूस्ट एनर्जी इफिशिएंसी बूस्ट करने के लिए अफ्रीकन नेशंस के लिए यहाँ पे फाइनेंशिंग एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हाईलाइट करता है. कोलैबोरेशन देखें तो इनवाइट ग्लोबल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर लीडर्स टू यूनाइट अंडर द अलायंस. ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी अलायंस यूएई लेके आया है. और क्या न्यूज़ में है तो इंडिया हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड द इंटरनेशनल एनर्जी इफिशिएंसी हब. देखो इंटरनेशनल एनर्जी इफिशिएंसी हब दूसरी चीज़ है और एक ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी अलायंस है जो यूएई लाया है. जो ये इंटरनेशनल एनर्जी इफिशिएंसी हब है, इंडिया ने इसको रिसेंटली ज्वाइन किया है फॉलोइंग अप्रूवल फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट. प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे हैं. तो इंटरनेशनल एनर्जी इफिशिएंसी हब इसको इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया है. ये भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो 2020 में बना था एज ए सक्सेसर टू इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी इफिशिएंसी कोऑपरेशन. जो ये फॉस्टर करता है ग्लोबल कोलैबोरेशन ऑन एनर्जी इफिशिएंसी. जो ये इंटरनेशनल एनर्जी इफिशिएंसी हब है, इंडिया इज़ द पार्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल एनर्जी इफिशिएंसी हब का, बट इंडिया इज़ नाउ नॉट द पार्ट ऑफ ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी अलायंस, क्योंकि ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी अलायंस अभी इस्टेब्लिश करने के लिए अनाउंस किया है यूएई ने. और जो इंटरनेशनल एनर्जी इफिशिएंसी हब है ये 2020 में बना था. इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी इफिशिएंसी कोऑपरेशन का सक्सेसर है ये, और ये भी एनर्जी इफिशिएंसी पे ग्लोबल कोऑपरेशन को एनकरेज करता है. मेंबरशिप देखें तो 16 कंट्रीज़ हैं, इसके अंदर 16 मेंबर्स हैं, जिसमें कि कंट्रीज जैसे यूएसए, यूके, चाइना, जर्मनी, जापान. उसके अलावा यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट एंटिटीज़ भी हैं. ठीक, तो इसके अंदर 16 मेंबर्स हैं, जिसमें कि कंट्रीज़ हैं यूएसए, यूके, चाइना, जर्मनी, जापान, और फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट एंटिटीज़ भी हैं. मिशन देखिए प्रमोट करना नॉलेज शेयरिंग, इनोवेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस टू एडवांस एनर्जी इफिशिएंसी ग्लोबली. इंडिया का रोल देखिए तो रिप्रेजेंटेड बाय बी, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी है इंडिया की, वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. बी जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि फैसिलिटेट करता है पार्टिसिपेशन एंड अलाइनमेंट विद नेशनल गोल्स एंड इन्हांस इंडियाज डोमेस्टिक एनर्जी इफिशिएंसी इनिशिएटिव्स थ्रू एक्सेस टू ग्लोबल एक्सपर्टाइज एंड रिसोर्सेज. तो
इंडिया का जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है वो इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब में। ठीक है, अगला देखें तो ये है ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल। ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल जो मयोंग विलेज है, मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट आसाम में, एक यूनिक कम्युनिटी ड्राइवन कंजर्वेशन इनिशिएटिव हैज़ एस्टैब्लिश्ड एन आइडियल हैबिटेट फॉर द ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल, शोकेसिंग एग्जेम्पलरी एफर्ट्स इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। क्या यहाँ पे जो मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट है आसाम का, वहाँ पे एक यूनिक कम्युनिटी ड्राइवन कंजर्वेशन इनिशिएटिव, कम्युनिटी ड्राइवन मतलब वहाँ के लोगों ने ये कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स को शुरू किया है, जिसमें कि जिसने इस्टेब्लिश किया है आइडियल हैबिटेट फॉर द ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल। ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल के लिए आइडियल हैबिटेट को इस्टेब्लिश किया है इस कंजर्वेशन इनिशिएटिव ने, जो कि एग्जाम्पलरी एफर्ट दिखा रहे हैं। हॉर्नबिल का फोटो रहा ये, देखते हैं मयोंग विलेज इनिशिएटिव जो कि हॉर्नबिल के लिए है। ये कम्युनिटी कंजर्वेशन विलेजर्स कलेक्टिवली सपोर्ट द नेस्टिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल। जो ये हॉर्नबिल है ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल, इसकी नेस्टिंग और ब्रीडिंग को सपोर्ट, कलेक्टिव सपोर्ट विलेजर्स दे रहे हैं, इंश्योरिंग देयर सेफ्टी एंड वेलबींग। प्लांटेशन ड्राइव, फ्रूट बेयरिंग ट्रीज जैसे बनाना पपाया हैव बीन प्लांटेड एक्सटेंसिवली टू प्रोवाइड नेचुरल फूड सोर्सेज फॉर द हॉर्नबिल। हॉर्नबिल को नेचुरल फूड सोर्सेज मिले, इनके लिए पपाया और बनाना जैसे जो फ्रूट बेयरिंग ट्रीज है ना उसको लगाया जा रहा है। सैक्रेड कनेक्शन, हॉर्नबिल आर रिवर्ड एज harbingers of peace and prosperity, fostering a harmonious relationship with the community। मतलब हॉर्नबिल को ये क्या कहते हैं, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का हार्बिंगर्स है ना, हार्बिंगर है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का, इसलिए हार्बिंगर, आई ऑल्सो डोंट नो अबाउट द मीनिंग तो देख लेती हूँ मैं। हार्बिंगर दैट अनाउंस और सिग्नल द अप्रोच ऑफ अनदर, मतलब फोर रनर। अच्छा, फोर रनर, ओके। हार्बिंगर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब जहाँ हॉर्नबिल होगी वहाँ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी, मतलब ये है। तो सैक्रेड कनेक्शन है, इस वजह से भी ये हॉर्नबिल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये नेस्टिंग और ब्रीडिंग में हेल्प कर रहे हैं। और उसके अलावा ये जो फूड बेयरिंग ट्रीज़ हैं जो कि नेचुरल फूड सोर्स है हॉर्नबिल का, पपाया एंड बनाना, उनको भी प्लांट कर रहे हैं यहाँ पे। ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल, आसाम की बात है, आसाम का जो मयोंग विलेज है मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में वहाँ का। ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एंथ्राकोसेरोस अल्बिरोस्ट्रिस। ये टू अदर कॉमन नेम्स फॉर दिस स्पीसीज आर सुंडा पाइड हॉर्नबिल और मलेशियन पाइड हॉर्नबिल। देखो इसके दो अलग और नाम है, एक है ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल, ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल, उसके अलावा सुंडा पाइड हॉर्नबिल और मलेशियन पाइड हॉर्नबिल, वो भी इसका नाम है। IUCN स्टेटस देखें तो लीस्ट कंसर्न है, लीस्ट कंसर्न है, ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल लीस्ट कंसर्न है। हैबिटेट देखें तो फाउंड इन सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल मॉइस्ट लो लैंड फॉरेस्ट अक्रॉस हिमालयन फुटहिल्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और हिमालयन फुटहिल्स में मिलता है। लो लैंड जो फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट लो लैंड फॉरेस्ट में मिलता है। रोल इकोसिस्टम में देखें तो इनको क्या कहते हैं, जो ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल हैं इनको फॉरेस्ट इंजीनियर्स कहते हैं, फॉर डिस्पर्सिंग सीड्स ऑफ ट्रॉपिकल ट्रीज कंट्रीब्यूटिंग टू फॉरेस्ट हेल्थ। अच्छा, ये सीड्स को डिस्पर्स करने में हेल्प करती है, फॉरेस्ट इंजीनियर्स कहते हैं इनको। डाइट देखें तो ओमनीवोरस है, फीड्स ऑन फ्रूट, इंसेक्ट्स, शेलफिश, स्मॉल रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड बर्ड एग्स, तो ये ओमनीवोरस है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन ऑफ द एशियन हॉर्नबिल, अडेप्टेबल एंड वाइड स्प्रेड अक्रॉस इट्स रीजन। तो स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन है एशियन हॉर्नबिल में, एशियन हॉर्नबिल में मोस्ट कॉमन और स्मॉलेस्ट है और अडेप्टेबल है एंड वाइड स्प्रेड अक्रॉस इट्स रेंज। ये जो हॉर्नबिल है लीस्ट कंसर्न है ना, IUCN स्टेटस क्या है, लीस्ट कंसर्न है। और इनका हैबिटेट देखें तो जो हिमालयन फुटहिल्स में लो लैंड जो फॉरेस्ट है, जो मॉइस्ट ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट लो लैंड फॉरेस्ट है वहाँ मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट
इंडिया में मिलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में मिलेंगे। इनको फॉरेस्ट इंजीनियर्स कहते हैं क्योंकि ये सीड्स को डिस्पर्स करते हैं। उनके अलावा ये डाइट देखें तो ओमनीवोरस है, फ्रूट्स भी खाते हैं, और उसके अलावा इंसेक्ट्स हो गए, स्मॉल रेप्टाइल्स वगैरह, शेलफिश, मैमल्स और बर्ड एग्स भी खाते हैं। स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन है ये एशियन हॉर्नबिल में, अडाप्टेबल एंड वाइड स्प्रेड है। फिर थाई सैकब्रूड वायरस, अच्छा ये वायरस है। रिसर्च फाउंड दैट पैथोजन spillover from managed honeybees to wild pollinators poses a serious threat, with shared habitats facilitating disease transmission and endangering pollinators ecosystem। यहाँ पे रिसर्चर्स को क्या मिला है कि जो पैथोजन स्पिलओवर फ्रॉम मैनेज्ड हनी बीज टू वाइल्ड पॉलिनेटर्स पोजेज अ सीरियस थ्रेट विद शेयर्ड हैबिटेट फैसिलिटेटिंग डिजीज ट्रांसमिशन। जो शेयर्ड हैबिटेट है ना, विद शेयर्ड हैबिटेट फैसिलिटेटिंग डिजीज ट्रांसमिशन एंड एंडेंजरिंग पॉलिनेटर इकोसिस्टम। देखते हैं थाई सैकब्रूड वायरस, सैकब्रूड वायरस, सैकब्रूड वायरस इम्पैक्ट ऑन बीज। ये जो थाई सैकब्रूड वायरस है ना, ये बीज को अफेक्ट करती है। डिवास्टेटेड 90% ऑफ एशियाटिक हनी बी कॉलोनीज इन साउथ इंडिया। अच्छा 91-92 में पूरी हनी बी कॉलोनी 90% हनी बी कॉलोनी को इसने ख़त्म कर दिया था। एंड रीइमर्ज्ड इन तेलंगाना इन 2021 में फिर से आया ये थाई सैकब्रूड वायरस, जो कि हनी बीज को अफेक्ट करती है। सिम्टम किल्स करती है लार्वाई को, प्रिवेंटिंग कॉलोनी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ओके जियोग्राफिकल स्प्रेड देखें तो रिपोर्टेड इन इंडिया, चाइना, वियतनाम। ये जो थाईलैंड में नहीं है, इसका नाम थाई है लेकिन थाईलैंड में नहीं है ये। चाइना, इंडिया और वियतनाम में ये स्प्रेड है। होस्ट रेंज देखें तो लेस विरुलेंट इन वेस्टर्न हनी बीज बट सिग्निफिकेंटली थ्रेटन्स एशियाटिक हनी बी। अच्छा जो वेस्टर्न हनी बीज है ना, उनको कम अफेक्ट करती है, एशियाटिक हनी बी को बहुत अफेक्ट करती है ये। इंडिया होस्ट मोर देन 700 बी स्पीसीज इंक्लूडिंग 4 इंडिजिनस हनी बीज। एशियाटिक हनी बीज है यहाँ पे, जियान ट्रॉक बी है, ड्वार्फ हनी बी है और स्टिंगलेस बी है, स्टिंगलेस बी है। हमारे यहाँ जो हनी बी की 700 से भी ज़्यादा स्पीसीज रहती हैं, जिसमें 4 इंडिजिनस हनी बीज हैं, है ना। 700 से ज़्यादा हनी जो बीज है ना, उनकी बी की स्पीसीज है हमारे यहाँ पे, मधुमक्खी 700 से भी ज़्यादा स्पीसीज है, लेकिन 4 इंडिजिनस है, जिसमें एशियाटिक है, एशियाटिक हनी बी हो गई, ज्ञान ट्रॉक भी हो गई, ड्वार्फ हनी बी हो गई और स्टिंगलेस बी हो गई। वेस्टर्न हनी बी वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया 1989 में टू इंक्रीज द कंट्रीज हनी यील्ड। हनी यील्ड को इंक्रीज करने के लिए वेस्टर्न हनी बी को इंडिया में लाया गया था 1983 में। जो इंडियन इंडिजिनस है उसमें कौन कौन सी है, उसमें है एशियाटिक हनी बी और गियान ट्रॉक बी, उसके अलावा ड्वार्फ हनी बी और स्टिंगलेस बी, ठीक। और जो ये वेस्टर्न हनी बी है वो 1989 में इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी। ट्रांसमिशन अनक्लियर पाथवे, कैसे ट्रांसमिशन होगा, ये जो वायरस है ना, ये हनी बीज को अफेक्ट करता है, थाई सैकब्रूड वायरस। इसका ट्रांसमिशन अनक्लियर है, लाइकली थ्रू शेयर्ड हैबिटेट एंड माइग्रेटरी रूट ऑफ मैनेज्ड बीज। उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन और क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे पैथोजन स्पिल हुआ, अकर व्हेन पैथोजेंस जंप फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर ड्यू टू शेयर्ड हैबिटेट। जैसे मैनेज्ड हनी बी से वाइल्ड पॉलिनेटर्स में गए तो पैथोजन स्पिल ओवर हुआ। पैथोजन स्पिल बैक हैपन्स व्हेन पैथोजन फ्रॉम वाइल्ड स्पीसीज रिटर्न टू इन्फेक्ट द ओरिजिनल होस्ट स्पीसीज, जैसे मैनेज्ड हनी बी, ऑफन इन मोर विरुलेंट फॉर्म। मतलब पैथोजन स्पिल ओवर और पैथोजन स्पिल बैक। पैथोजन स्पिल ओवर में क्या है कि जो मैनेज्ड हनी बी से वाइल्ड पॉलिनेटर को वो अफेक्ट कर रहा है, पैथोजन जो है वो जंप कर रहा है वन स्पीसीज टू अनदर शेयर्ड हैबिटेट की वजह से। और स्पिल बैक क्या है, पैथोजन फ्रॉम वाइल्ड स्पीसीज रिटर्न टू इन्फेक्ट द ओरिजिनल होस्ट स्पीसीज। और जो वाइल्ड स्पीसीज है ना, जैसे वाइल्ड पॉलिनेटर, फिर से वो मैनेज्ड हनी बीज को अफेक्ट करने लग जाए तो ये पैथोजन स्पिल बैक है। अदर डिजीज इम्पैक्टिंग बटरफ्लाइज, जो बटरफ्लाइज को, अदर डिजीज़ जो बटरफ्लाइज को इम्पैक्ट करती है, उसमें ऑफ्रियो साइटिस ओई एक प्रोटोजोवन पैरासाइट है दैट इन्फेक्ट मोनार्क बटरफ्लाइज लीडिंग टू विंग डिफॉर्मिटीज एंड शॉर्टेंड लाइफ स्पेन। ओके, फिर नोसेमा
जो कि फंगल डिजीज़ है जो अफेक्ट करता है बटरफ्लाई रिप्रोडक्शन एनर्जी लेवल को। फिर